अनुच्छेद 256 से 263 है। इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि 4 अनुच्छेद इसके ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण कहे जाने चाहिए। एक है 258, दूसरा है 7वें संशोधन 1956 से लाया गया 258A, तीसरा है 262 और चौथा है 263। इन 4 अनुच्छेदों पर मूल रूप से ऐसे प्रशासनिक संबंध टिके हुए हैं जिसमें हमें राज्य की बात भी समझ में आ रही है और विवाद की स्थिति में संघ की भूमिका पर भी हम इसको देख सकते हैं, खास तौर से अनुच्छेद 262 के तहत। सबसे पहले अगर अनुच्छेद 258 और 258A की बात की जाए, यह 7वें संशोधन अधिनियम 1956 से शामिल किया गया था और ये दोनों भारत में सहकारी संघवाद के संवैधानिक आधार है। और सहायकता के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमें यह समझना होगा कि सहायकता क्या होती है और उसके हिसाब से कैसे ये सहकारी संघवाद को संवैधानिक आधार देते हैं, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो संघवाद होता है, फेडरेशन, फेडरलिज्म कहें इसको, इसके जो मौलिक सिद्धांत हैं वो 3 हैं। एक को कहते हैं नियंत्रण, अंग्रेजी में कहा जाएगा कमांड। दूसरा है समन्वय या कोऑर्डिनेशन और तीसरा है सहायकता या सब्सिडियरिटी। यही 3 मूल सिद्धांत होते हैं किसी भी संघवाद की सफलता के लिए। तो जिसके पास वित्त और अवशिष्ट शक्ति होती है किसी भी संघवाद में, उसका एक लंबवत नियंत्रण स्थापित होता है दूसरे पर। जैसे कि अगर हम अमेरिकी परिसंघ की बात करें तो राज्यों में अवशिष्ट शक्तियां और वित्त की शक्तियां निहित हैं, इसलिए राज्यों का एक तरीके से लंबवत नियंत्रण उसकी केंद्र सरकार पर बना होता है। इसको हम इस रूप में सिद्ध कर सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति को कोई अतिरिक्त व्यय करना हो या राष्ट्रपति को जो भी व्यय करना होगा, उसके लिए सीनेट से उसका अनुमोदन अनिवार्य होता है। और सीनेट में राज्यों के प्रतिनिधि हैं, राज्यों का वह सदन है जिसको हम परिसंघीय सदन भी कह सकते हैं, फेडरल हाउस। तो सीनेट जो उसका उच्च सदन है, तो सीनेट के अप्रूवल के बाद ही राष्ट्रपति उस व्यय कर सकता है। और नई परिस्थितियों में जो विषय उभर कर आते हैं उनमें उन पर राज्यों को विधि बनाने की शक्ति है। तो राज्यों का एक लंबवत नियंत्रण केंद्र पर बना होता है अमेरिकी परिसंघ जैसे राजनीतिक ढांचे में। जहां तक भारत की बात है तो भारत में हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अनुच्छेद 109(1) और 248(1) के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि भारत में वित्त और अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हैं, राज्यों में नहीं हैं। इस कारण संघ का लंबवत नियंत्रण राज्यों पर बना होता है। इसीलिए हम भारत के परिसंघीय ढांचे को एकात्मक परिसंघ या संसदीय परिसंघ भी कहते हैं, पार्लियामेंट्री फेडरेशन कहते हैं या यूनिटरी फेडरेशन कहते हैं, एकात्मक परिसंघ। तो कहा यह जाएगा कि परिसंघ का वह सिद्धांत जिसमें उस सरकार का या उस इकाई का लंबवत नियंत्रण दूसरे पर बना होता है जिसके पास वित्त और अवशिष्ट शक्तियां होती हैं या जिनमें ऐसी शक्तियां निहित होती हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहां लिख दे रहा हूं मैं, नियंत्रण का जो सिद्धांत है हमारा, उसको
कहा जाएगा कि किसी परिसंघीय ढांचे में जिस इकाई के पास वित्त और अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, उसका अन्य इकाइयों पर लंबवत नियंत्रण बना होता है। एग्जाम्पल हो गया अमेरिकी परिसंघ, जिसको हम संरचनात्मक परिसंघ भी कहते हैं। राज्यों का केंद्र पर नियंत्रण है। कारण उसका है कि राज्यों में वित्त और अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं, और भारत में भारतीय परिसंघ, जिसको हम कहते हैं कार्यात्मक परिसंघ, संघ का नियंत्रण राज्यों पर बना है। बात फिर वही है कि संघ में अवशिष्ट और वित्त की शक्तियां संघ में निहित हैं, इसीलिए भारतीय परिसंघ को एकात्मक यूनिटरी अथवा संसदीय या पार्लियामेंट्री परिसंघ कहते हैं। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। यह नियंत्रण का सिद्धांत है। जो दूसरा सिद्धांत है वह समन्वय का सिद्धांत है। किसी भी परिसंघीय ढांचे में कार्यरत संघ तथा राज्य, या इसको कहा जाता है क्षेत्रीय सरकारें, के बीच परस्पर सहयोग की भावना से प्रेरित होकर उनके द्वारा कार्य किया जाता है। यह समन्वय का सिद्धांत है जो भारत के परिसंघ में भी स्पष्ट रूप से विद्यमान है। और तीसरा है सहायकता का सिद्धांत, जो भी मैंने बताया कि 258 और 258 ए, ये दोनों अनुच्छेद सहायकता के सिद्धांत पर आधारित हैं और वही सहकारी संघवाद के मूल आधार के तौर पर कार्य करते हैं। अब सहायकता में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ संघ है और दूसरी तरफ राज्य है। अनुच्छेद 258 में
कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सहायता। ये हो गया राज्य से, और इसमें शक्तियों का प्रत्यायोजन। तो संघ ने शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया राज्य को, और राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सहायता कर रहा है। ठीक उसी तरह राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सहायता, यह है अनुच्छेद 258 ए, जो 7वें संशोधन से लाया गया था। इसी सिद्धांत को कहते हैं सहायिकता का सिद्धांत, कि यदि संघ चाहता है तो अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए वह राज्य से सहायता ले सकता है, और यदि राज्य चाहे तो वह भी अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए संघ से सहायता ले सकता है। इसी आधार पर हम यह कहेंगे कि यह सहायिकता का सिद्धांत है, और वह सहकारी संघवाद का मूल आधार है। इसी बारे में सरकारीय आयोग जो बना था 1980 के दशक में संघ राज्य संबंधों पर, उसने यह कहा था कि भारत में सहकारी संघवाद को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य है कि अनुच्छेद 258 और 258 ए का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तभी हम एक दूसरे की सहायता के आधार पर हम संघ और राज्यों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बना सकते हैं, ताकि संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इस पर हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे जब सहकारी संघवाद अलग से एक खंड का अध्ययन करेंगे हम लोग तब। इसके बाद जो दूसरा अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 262। इसमें मूल बात है कि अंतरराज्यीय जल विवादों के समाधान में संघ की भूमिका है कि दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो गया है जल से संबंधित, तो संघ उसका समाधान करेगा। और इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हमें प्रावधान याद रखना है कि संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 56 और राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 17, इन दोनों का ध्यान करना अनिवार्य है हमें। प्रविष्टि 56, इसमें नदी घाटी के नियमन का विषय है, जिस पर संघ को कानून बनाने की शक्ति है। और राज्य सूची की जो प्रविष्टि 17 है, उसमें पेयजल का विषय है, जिस पर राज्य को विधि बनाने की शक्ति है। अब याद क्या रखना है आपको कि प्रविष्टि 56 को प्रविष्टि 17 पर प्रमुखता है या वरीयता है। तो चूंकि नदी घाटी ही पेयजल का स्रोत बन सकती है, इसलिए संघ को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसे विवादों के समाधान के लिए प्रयास करेगा। अब इसी आधार पर अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया गया था, जिसकी धारा 4 और धारा 5 खंड 2 बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 4 में यह कहा गया है कि केंद्र को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे विवादों के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण या अधिकरण का गठन करे। और कब? जब राज्यों के बीच या विवादित राज्यों के बीच परस्पर संधि या समझौता नहीं हो पा रहा है, तो केंद्र उस स्थिति में एक न्यायाधिकरण का गठन करेगा। और 5
जो धारा 5 का खंड 2 है, यह कह रहा है कि जो न्यायाधिकरण इस रूप में गठित होगा वह न केवल इस विवाद के समाधान के विषय पर निर्णयन करेगा या अधिनिर्णयन करेगा, बल्कि वह इन बातों का की भी जांच करेगा कि वो बाढ़ नियंत्रण कैसे हो सकता है, प्रदूषण की स्थिति क्या है, जल की गुणवत्ता कैसी है, इन विषयों की जांच भी कर सकता है वह, और विवाद के समाधान के विषय पर अधिनिर्णयन भी कर सकता है या निर्णय भी दे सकता है। तो ये दोनों धाराएं इस अधिनियम की बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो संघ की भूमिका सुनिश्चित कराती हैं। जैसे आपने सुना होगा, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण है या सतलज जल विवाद न्यायाधिकरण है। सरकार ने एक स्थायी जल विवाद न्यायाधिकरण का भी प्रस्ताव किया है कि अलग अलग न्यायाधिकरणों में अलग अलग मुद्दे जब जाते हैं तो उनसे जो स्थापना लागत है उसकी वह भी बढ़ती है। तो एक अगर ऐसा स्थायी न्यायाधिकरण स्थापित कर दिया जाए तो सभी प्रकार के जल विवादों के समाधान के लिए वह उत्तरदायी होगा। इस रूप में भी एक प्रस्ताव है जो निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रस्ताव कहा जा सकता है, और अगर ऐसा होगा तो निपटारा करना भी सरल होगा और बहुत सारे अलग अलग निर्णयों से हम बच भी सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट आपको 262 में ध्यान में रखना है वो यह है कि अनुच्छेद 262 से प्रेरित होकर अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 बनाया गया है। यहां पर एक बात आपको और याद रखनी है, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि ऐसे विवादों पर उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता प्रभावी नहीं होगी। पीटी का प्रश्न है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसकी जो धारा 4 है उसमें विवाद से संबद्ध राज्यों के बीच समझौता नहीं होने की स्थिति में केंद्र सरकार को एक न्यायाधिकरण के गठन का अधिकार है और वही न्यायाधिकरण उस विवाद का समाधान करेगा। अब धारा 5 खंड 2 है, न्यायाधिकरण का दायित्व क्या है। एक दायित्व है जल विवाद के समाधान के लिए अधिनिर्णयन या एडजुडिकेशन उसका समाधान करता है, और दूसरा है जल की गुणवत्ता, प्रदूषण की स्थिति तथा बाढ़ नियंत्रण जैसे
विषयों की जांच भी करता है। यही उसका मूल कार्य है। और इस तरीके से हम संघ की भूमिका उसमें देख सकते हैं कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अगर बढ़ रहा है तो उससे हम कैसे उसका समाधान कर सकते हैं। यह हो गया अनुच्छेद 262। अब इसके बाद जो प्रशासनिक संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 263। इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है। इंटर स्टेट काउंसिल है और जिसका मूल जो कार्य है वह यह है कि वह जितने भी प्रकार के राज्यों के बीच विवाद होते हैं उनकी जांच करे और दूसरा कि वह साझा हितों पर चर्चा करे। राज्यों के बीच उनके साझा हित क्या हैं, आपस में बैठकर वो चर्चा करते हैं। और तीसरा कि नीति निर्माण में समन्वय कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी वह एक मंच की तरह कार्य कर सकता है। तो इसके मुख्य कार्य हैं, पहला, राज्यों के बीच विभिन्न प्रकार के विवादित विषयों की जांच। दूसरा, राज्यों के साझा हितों पर चर्चा। और तीसरा है बेहतर समन्वयकारी नीतियों के निर्माण के विषय पर अनुशंसा, रिकमेंड करता है यह कि कैसे बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाई जा सकती है। जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसकी यदि संरचना की बात करेंगे तो उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक उसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्र के 6 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। इतनी उसका आकार है या उसकी संरचना है। परिषद की संरचना प्रधानमंत्री, सदस्य हो गए 2 या 3 कह सकते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 संघीय कैबिनेट मंत्री। यह इसकी संरचना है। और यदि देखा जाए तो अभी मैंने बात की थी सरकारिया आयोग की कि 1983 में सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश की थी ऐसे परिषद के गठन की। और 1990 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, डाबर इंडिया लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें जो उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश थे उस आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद आदेश 1990 के तहत 27 दिसंबर 1990 को और 2016 में इसका पुनर्गठन किया गया है। तो इसके गठन के प्रावधान के लिए यह आपके लिए पीटी का प्रश्न है। यह भी अभी जो मैं लिख रहा हूं वह भी आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। गठन है सरकारिया आयोग 1983 की सिफारिशों तथा
डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1990 मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर अंतरराज्यीय परिषद आदेश 1990 के तहत 27 दिसंबर 1990 को गठित और 2016 में पुनर्गठित है। यही उसके गठन का उल्लेख है। इसके बाद हमें प्रशासनिक संबंधों में एक और संस्था पढ़नी है। हालांकि वह संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधायी संस्था है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हमने बनाया था, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल्स, और 6 काउंसिल हमने बनाए और उनका उस क्षेत्र के जितने राज्य हैं उन राज्यों में कैसे प्रशासन हो सकता है, संघ के साथ कैसे समन्वय हो सकता है, यह देखना उनका कार्य है। और उसमें जो हमने बाहर किया है वह हमारे लिए प्रश्न है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप किसी भी परिषद के सदस्य नहीं हैं, क्षेत्रीय परिषद के, लेकिन जब भी ऐसी बैठक होती है, दक्षिणी परिषद की जब भी बैठक होती है तो उसमें वो विशेष रूप से आमंत्रित होते हैं। तो एक परिषद है ईस्टर्न, दूसरा है वेस्टर्न, तीसरा है नॉर्दर्न, चौथा है सदर्न, पांचवा है सेंट्रल और छठा है नॉर्थ ईस्टर्न। ये 6 जोनल परिषद या जोनल काउंसिल्स हैं